तो आज का टॉपिक हम लोगों का रहेगा कैश बुक के अंदर ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम में 3 कॉलम रहेंगे। एक कैश का कॉलम रहेगा, दूसरा बैंक का कॉलम और तीसरा डिस्काउंट का कॉलम। मतलब बुक एक ही रहेगी, बट उस बुक से आपको 3 इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसमें जो डिस्काउंट है ना, वो समझना हमें कि डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट को तो हम लोग बोलते हैं छूट, यानी जो प्राइस है उसमें कमी कर देना। इसको अगर बताना हो कि क्या है डिस्काउंट, तो आप बोलेंगे कि रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ प्राइस। जो कीमत है उसकी वैल्यू में कमी कर देना, विच इज ऑफर्ड टू द कस्टमर। मतलब जो कस्टमर को हम प्राइस पे सामान दे रहे हैं और जो उसकी एमआरपी है, एमआरपी में जो कमी कर दे रहे हैं उसी को डिस्काउंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मोबाइल फ़ोन है, उस पर लिखा हुआ है एमआरपी 10,000, बट दुकानदार आपको 500 रुपये कम करके 9,500 में दे रहा है। तो ये जो 500 रुपये कम कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट मीन्स हो गया रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ प्राइस, कीमत में कमी करना। अब ये डिस्काउंट 2 तरह का होता है। एक डिस्काउंट होता है ट्रेड डिस्काउंट, जिसे व्यापारिक छूट भी कहते हैं। और एक होता है कैश डिस्काउंट। ये 2 तरह के डिस्काउंट होते हैं, इसे नगद छूट बोलते हैं। ट्रेड डिस्काउंट किसको दिया जाता है? इट इज गिवन टू ऑल टाइप ऑफ कस्टमर्स। सभी तरह के कस्टमर को दिया जाता है। सभी तरह के कस्टमर का मतलब कि अगर आप कैश में खरीदेंगे तो भी मिलेगा, और क्रेडिट में सामान यानी उधार खरीदेंगे तो भी मिलेगा। मतलब ये नहीं देखा जाता कि आप उधार खरीद रहे हैं या नगद। कंपनी की ये पॉलिसी है कि हम आपको डिस्काउंट पर देंगे, तो ये कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। ये बिजनेस की एक पॉलिसी है, स्ट्रैटेजी है, मार्केटिंग प्लानिंग है। डिस्काउंट से कस्टमर अट्रैक्ट होता है, तो वो विजिट करता है। तो वो कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह का कुछ बनाया जाता है ताकि आपको लगे कि सामान सस्ता मिल रहा है, बट उसका बिजनेस पे कोई नुकसान, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। सिर्फ बिजनेस का प्योर मार्केटिंग प्लानिंग होता है ट्रेड डिस्काउंट। 2000 की शर्ट को वो 4000 पहले ही से लिखे रहते हैं। वो कंपनी का पॉलिसी है, और आपको बोलते हैं कि 50%, तो वो 2,000 का पड़ता ही है। और रहता भी है कि 2,000 में देना है, हालांकि खरीदा होगा उसे 1500 में, बट लिखा एमआरपी इतना ज़्यादा रहता है। आपको लगेगा कुछ ऑफर जैसा है। तो ये बिजनेस का पॉलिसी है। एक तो मार्केट में इतना कंपटीशन है, इसकी वजह से भी डिस्काउंट देना पड़ता है। हाँ, आजकल इतने सारे क्या है, सप्लायर्स हैं, दुकानदार हैं। हाँ, और आप नए नए हैं, नया प्रोडक्ट है आपका, तो ऐसे लोग नहीं खरीदेंगे। या तो आपका गुडविल हो, पहले से कुछ लोग जानते हो, ब्रांड हो उसका, तो शायद फ़र्क ना पड़े। जैसे आईफोन है, तो डिस्काउंट का उस कोई फ़र्क इतना पड़ता नहीं है। लेकिन जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो लोग जानते नहीं उसको,
और ख़रीदना चाहते हैं, वो बेचना चाहता है, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कस्टमर आपको देख के लगे कि सस्ता है, बेहतर है, अट्रैक्ट हो। तो ये प्योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, इसका बिजनेस पे कोई असर नहीं पड़ता। तो नो फाइनेंशियल इम्पैक्ट इनटू बिजनेस, इसका व्यापार पे कोई आर्थिक प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ये कैश डिस्काउंट, इट इज गिवन ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। अगर नगद लेन देन करेंगे ना, तभी ये दिया जाएगा, उधार वाले को नहीं दिया जाता। मान लो कि कंपनी का पॉलिसी है कि सामान पर 10% ट्रेड और 5% कैश, तो उधार खरीदेंगे तो कितना मिलेगा? 10%, और नगद 15%। ये तो मिलेगा ही, ये तो सभी को मिलता है, तो ये तो मिलेगा ही, 5% और मिलेगा। तो जो उधार खरीदना चाहते हैं वो सोचेंगे कि लाओ कैश में ही खरीद लें, क्योंकि कैश में फर्क पड़ता है ना। जैसे ICA में ही एडमिशन्स लें तो 1 टाइम पेमेंट करेंगे तो उसका फ़ायदा तो मिलता ही है 2 बार में, 3 बार में, और इंस्टॉलमेंट में अलग, वो तो होता ही, हर तरह के बिजनेस में करना पड़ता है। तो ये कैश डिस्काउंट में किया जाता है। दूसरा, इट इज गिवन टू जनरेट कैश फॉर वर्किंग कैपिटल। अगर सारी चीज़ें उधार बेच दोगे और एक एक महीना इंतज़ार करोगे कि मिलेगा पैसा, तो नगद भी तो चाहिए होता है, बिजनेस में कैश भी तो चाहिए। कितना सारा कंपनी का पेमेंट होता है जो हमें कैश में, तो कुछ तो नगद भी बेचना ही होगा। तो नगद तो तभी आदमी खरीदेगा जब आपको उसको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट्स देंगे। सोच के देखिए कि 10% ट्रेड पे भी हो, 10% कैश पे भी हो, तो लोग ट्रेड ही ना खरीदेंगे जब एक ही रेट है। तो ये इसलिए भी दिया जाता है, इट इज गिवन टू रिकवर आउटस्टैंडिंग अमाउंट। आउटस्टैंडिंग अमाउंट का मतलब होता है बकाया पैसा। अगर किसी के पास 50,000 रुपया बाकी हो और आप मांग रहे हैं, 2 महीने हो गए और पैसे मिल नहीं रहे, वो बोल रहे हैं कि भाई अभी हम कर नहीं पाएंगे, अभी दिक्कत है, हमें फाइनेंशियल इश्यूज हैं, कुछ टाइम के बाद पे करेंगे, तो आप उनके सामने ये ऑप्शन रख सकते हैं कि अगर आप अभी कर देंगे तो हम 5%, तो वो 50 की जगह 47,500 देंगे, तो 2,500 उनका बच नहीं जाएगा। तो कोई आदमी ईमानदार अगर है तो वो सोचेगा लाओ अभी दे दे, क्योंकि बाद में भी देना ही है, तो अभी दे देने से क्या हो जाएगा, पैसे बच जाएंगे। अगर 1 लाख का मामला हो तो 5,000 बचेंगे, 10 लाख का मामला हो तो 50,000 बचेंगे। ऐसा गवर्नमेंट भी करती रहती है। बिजली का बिल बकाया है 80,000, स्कीम लगाती है, कैंप लगाती है कि जो लोग 10 दिन के अंदर पैसा जमा कर देंगे उनका सारा ब्याज माफ। तो ब्याज था 60,000, 70,000, वो बच जाता है आपका। या कभी कभी ऐसा होता है कि 1 लाख है, 50% पे कर दीजिए, 0 हो जाएगा, तो 50% बच जाएगा बिजली का बिल। तो गवर्नमेंट को लगता है कि चलो नहीं मिलने से बेहतर है मिल तो गया। बिजनेस भी तो करना है, ये तो है नहीं कि कस्टमर से लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, क्यों नहीं दे रहे, दीजिए, कैसे भी करके देना होगा। तो आप व्यवहार भी तो नहीं खराब कर सकते।
एक दो लोगों से बात हो सकती है, सबसे तो नहीं कर सकते। तो तरीका ही अपनाएंगे कोई ना कोई अच्छा तरीका, क्योंकि उसका बहुत बुरा असर भी तो पड़ता है ना। आपका बिहेवियर खराब होता है तो मार्केट में गुडविल खराब हो जाती है, फिर सेल्स पे उसका इम्पैक्ट पड़ने लगता है। तो आप एकदम लास्ट में कोई ऐसा अटेम्प्ट उठाते हैं जिससे लगे कि जानबूझ के किए जाते हैं, तो लीगल एक्शन लिया जाता है। पहले तो पूरी कोशिश होती है कि प्रोसेस के थ्रू पैसा निकल आए। तो ये पैसा कैश ट्रांजैक्शन पे होता है, नगद लेन देन हो रहा है तो कैश डिस्काउंट दिया जाता है, कैश की नीड होती है इसलिए दिया जाता है, और कुछ बकाया पैसे होते हैं तो वो रिकवर करने के लिए दिया जाता है। अब इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट तो पड़ता नहीं, तो नो जर्नल एंट्री, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। किसकी? ट्रेड डिस्काउंट की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, क्योंकि जिस चीज का बिजनेस पे इफेक्ट नहीं पड़ता ना, वो इवेंट्स हो जाता है, और इवेंट की कोई जर्नल एंट्री होती नहीं। और ये जो है ना, आपके प्रॉफिट पर इम्पैक्ट डालता है। अगर आप अपने प्रॉफिट में से ही कुछ कम करेंगे कैश डिस्काउंट, तो इससे प्रॉफिट आपका क्या होगा? कम होगा, लॉस नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट, इनकम घटेगी आपकी। तो इससे एक तरह से आपके बिजनेस पे उसका इफेक्ट पड़ जाएगा, और जब इफेक्ट पड़ता है ना तो उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। किसी भी चीज का बिजनेस पे इफेक्ट पड़े तो उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं, लेन देन। और आपको पता ही है कि ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री होती है, इसकी जनरल एंट्री की जाती है, इसकी नहीं की जाती। तो दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड और कैश। ट्रेड डिस्काउंट तो समझ गए आप, बिजनेस की पॉलिसी है, उसका बिजनेस पे कोई असर पड़ता नहीं, फाइनेंशियल इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए इसकी अकाउंटिंग नहीं करते। लेकिन कैश डिस्काउंट, हम अपने प्रॉफिट को क्या करते हैं? सेक्रीफाइस, त्याग। जहां 100 बच रहा है वहां 10 कम और कर देते हैं, 90 ही बचता है, सेक्रीफाइस करते हैं, छोड़ देते हैं। उसका हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ने लगता है। जहां 100 बचना था अब 90 बच रहा है, तो उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं, और उसकी अकाउंटिंग होती है। इसलिए इसकी जब एंट्री नहीं करेंगे तो इसी को समझना है, कैश डिस्काउंट को, क्योंकि इसकी जनरल एंट्री होगी, इसकी अकाउंटिंग होगी। तो आप खरीदते हैं और बेचते हैं, तो जब सामान आप खरीदते हैं तो आप बोलते हैं परचेज, और जब बेचते हैं तो आप बोलते हैं सेल्स। जब आप परचेज करेंगे तो क्या होगा? आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप सामान खरीदेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा, रिसीव होगा। और जब कोई चीज हमें मिलती है ना, तो वो इनकम होती है। और आपको पता है कि इनकम हमेशा, इसका मतलब परचेज पर डिस्काउंट को क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि वो इनकम हो जाती है। लेकिन जब आप सेल्स करते हैं तो क्या करते हैं? डिस्काउंट अलाउड करते हैं, मतलब देते हैं। और जब देंगे तो एक्सपेंस हो जाएगा, और एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है। तो सेल्स पर डिस्काउंट डेबिट होगा, और परचेज पर डिस्काउंट क्रेडिट हो रहा है क्योंकि ये इनकम हो रही है, और एक्सपेंस हो रहा है क्योंकि डेबिट हो रहा है। इधर का रफ कर देता हूं। ट्रिपल कॉलम में जो डिस्काउंट वाला कॉलम है उसके लिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि कैश बैंक को तो दिखा देंगे, बट डिस्काउंट को कैसे दिखाया जाएगा। तो कौन सा डिस्काउंट हम लोग दिखाएंगे ट्रिपल कॉलम में? वही कैश वाले को, क्योंकि ट्रेड की तो एंट्री होती नहीं। तो ट्रिपल कॉलम में जो कैश डिस्काउंट होगा उससे दिखाया जाएगा।
इसका स्क्रीनशॉट भी ले ही सकते हैं, अपलोड कर देंगे तो। ट्रिपल कॉलम में कितने कॉलम हो जाएंगे टोटल? सिंगल में तो 8 होते हैं, डबल में 2 बढ़ जाते हैं 10, और ट्रिपल में 2 और बढ़ेंगे 12 हो जाएंगे। तो 12 कॉलम हमें बनाने हैं। तो एक बना लेते हैं डिस्काउंट का, एक बनाते हैं बैंक का, एक बनाते हैं कैश का, 3 हो गए, एक वाउचर का 4, एक पार्टिकुलर का 5, एक डेट का 6। तो 6 तो एक तरफ हो गए, 6 इधर भी होंगे, डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, कैश, बैंक और डिस्काउंट। ये 12 कॉलम हो गए। यहाँ लिखेंगे आप ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ये आपका लेफ्ट साइड डेबिट होता है, डेट, पार्टिकुलर, LF, कैश, फिर बैंक, फिर डिस्काउंट, फिर ये रिपीट करेंगे, डेट, पार्टिकुलर, LF, कैश, बैंक, डिस्काउंट। ये क्रेडिट साइड है, राइट साइड क्रेडिट साइड है। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या लिखा हुआ है शुरू में, पेज नंबर बताइएगा। 88 नंबर पेज पर है। क्या लिखा हुआ है? तो ओपनिंग बैलेंस डेट अगर हो तो बताइए। 1/10। तो यहाँ पे ओपनिंग को क्या लिखा जाता है? टू बैलेंस BD। कैश में कितना था? 5,000 रुपये कैश में है, फिर 18,000 बैंक में है। डिस्काउंट में तो होता नहीं, क्योंकि डिस्काउंट एक्सपेंस या इनकम होगा, और एक्सपेंस इनकम कहाँ जाता है? PL में, तो उसमें एडजस्ट हो जाता है। तो अगले साल ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, तो कोई ओपनिंग क्लोजिंग। लेकिन कैश और बैंक PL में नहीं जाता, बैलेंस शीट में जाता है, तो वो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। तो डिस्काउंट का खैर कोई बैलेंस नहीं मिलेगा आपको। फिर आते हैं नेक्स्ट, क्या लिखा उसके आगे? कैश सेल्स करेंगे तो आप इसकी एक एंट्री रफ पे कर लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। कैश सेल्स का मतलब नगद बेचा, तो 5600। तो अब आपको कैश बुक बना रहे हैं ना, तो तीन चीज से मतलब होना चाहिए। एक आपका कैश से, एक बैंक से, एक डिस्काउंट, मतलब वो 3 चीजें जो हैं इसमें होनी चाहिए। तो यहाँ कैश है, और वो कहाँ है? डेबिट साइड ये साइड होता है, और क्रेडिट ये। तो रूल कहता है कि कैश अगर डेबिट में है ना, तो डेबिट साइड में लिखो, लेकिन क्या लिखो? उसका अपोजिट। तो डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 4 तारीख को, और अमाउंट जो है ना 58,600 कैश में लिखेंगे। फिर परचेज गुड्स फ्रॉम, तो टू राजीव हो जाएगा, कितने का? paid by cash 4,000 and by check 10,000. हाँ, तो लिखना पड़ेगा ना, कैश में कितना पेमेंट किया, कितना? चेक से कितना पेमेंट किया? 10 4 14 हुआ, 50,000 उधार हो जाएगा राजीव। 24,000 का खरीदा था सामान, 4,000 कैश दिया उसने, 10,000 का बैंक से पेमेंट कर दिया, और 10,000 क्रेडिट मतलब उधार हो जाएगा। तो उधार में उसका नाम लिख देंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। तो 2 चीजें हैं, कैश और बैंक, और दोनों किधर हैं?
ये डेबिट है और ये सब क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में ये दोनों हैं, तो इसका अपोजिट ये माना जाएगा, तो यहाँ लिखा जाएगा बाई परचेज। कैश वाले कॉलम में कैश का अमाउंट 4000, अब बैंक वाले कॉलम में बैंक का अमाउंट 10,000, और राजीव का तो कोई कॉलम है नहीं तो छोड़ देंगे उसको, कहीं नहीं लिखेंगे। फिर Cash deposited into bank. तो बैंक में अगर पैसा जमा करेंगे हम लोग तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू कैश हो जाएगा 25,000। अब जिसमें कैश और बैंक दोनों हो उसे क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा, CONTRA, कॉन्ट्रा एंट्री। अब इसमें बैंक है, कैश है, इसमें भी कैश बैंक दोनों है, तो ये दोनों तरफ रिकॉर्ड होगा, क्योंकि डेबिट है तो डेबिट तरफ होगा, क्रेडिट है तो क्रेडिट तरफ, दोनों तरफ रिकॉर्ड होगा। तो पहले बैंक ही है तो बैंक डेबिट में है, तो डेबिट साइड में इसका अपोजिट ये होगा, तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट, बैंक वाले कॉलम में 25,000। फिर कैश क्रेडिट में है तो इसका अपोजिट बैंक हो जाएगा, तो बाई बैंक, किस कॉलम में? कैश वाले कॉलम में लिखेंगे। फिर Receive check from Mr. रहीम, तो बैंक डेबिट हो जाएगा टू Allow discount. रहीम, और डिस्काउंट भी अलाउ किया है तो डिस्काउंट भी लिख देंगे, और रहीम कितने का पेमेंट है? तो इसका मतलब 25,000 का रहा होगा। 24,000 रुपये हमने पेमेंट किया, रहीम ने पेमेंट किया कि रहीम को? अच्छा रिसीव, ठीक है, तो रिसीव हुआ है, तो 24,000 का चेक मिला। रहीम से लेना कितना था? तो हमने रहीम से 24,000 लिया और 1,000 हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, तो उसका खाता पूरा 25 से लिखा जाएगा। अब ये दोनों चीज़ें देखिए, बैंक और डिस्काउंट कहाँ पर हैं? डेबिट में, तो डेबिट साइड ये है, तो डेबिट में इसका अपोजिट टू रहीम लिखा जाएगा, और कैश में लिखा, बैंक में लिखा जाएगा 24,000 और डिस्काउंट में 1,000 लिखा जाएगा। फिर नेक्स्ट है Paid electric bill for 500. इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट हो जाएगा 500, और क्या पेमेंट किया? Telephone bill ये भी एक खर्चा है, in cash. तो टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट कितना? 900, और दोनों का पेमेंट कैश में हुआ है, तो 9 और 5 मिलके 1400। इसमें क्या देखना है आपको? Cash. कैश, तो कैश कहाँ है? Credit. तो इसका अपोजिट, ये दोनों डेबिट होगा भाई, कैश का अपोजिट डेबिट होता है, डेबिट का अपोजिट क्रेडिट, तो कैश क्रेडिट में, तो डेबिट में क्रेडिट साइड में ये दोनों लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा बाई इलेक्ट्रिसिटी बिल कैश में 500 और बाई टेलीफोन बिल 900, ऐसे लिखा जाएगा। फिर Received a check from the boss on the account 1,600. रिसीव हो रहा है ना, Yes, sir. तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने का चेक है? 1600 टू बी बॉस, 1600। देखिए इसमें बैंक डेबिट में है, तो डेबिट में क्या लिखेंगे? टू बी बॉस 1,600। फिर Paid to Rajiv in full by check and receive a discount of 10%. राजीव को पेमेंट कर रहे हैं 10,000, देखिए कितना बाकी था राजीव का? 10,000, लेकिन पेमेंट करना कितना पड़ रहा है?
डिस्काउंट चेक से या कैश से, तो 2 बैंक हो जाएगा। अब बताइए 10,000 का 10% कितना होगा, तो 1,000 डिस्काउंट हो जाएगा। तो 9,000 में पेमेंट किया होगा और 1,000 उसे डिस्काउंट मिला होगा। तो ये दोनों जो है ना, बैंक और डिस्काउंट किस साइड है, Credit side. तो क्रेडिट साइड में ये लिखेंगे बाय राजीव। बैंक में 9,000, This 1 month of. हाँ, फिर Salary paid to the staff 1 number 12,000 बचे। तो सैलरी का पेमेंट करेंगे तो सैलरी एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा, और चेक से पेमेंट करेंगे तो बैंक हो जाएगा। कितना, 12,000। तो यहाँ पर बैंक क्रेडिट साइड में है बाई सैलरी। फिर टोटल कर लेते हैं, थोड़ा सा गैप करके टोटल करेंगे तो 58 और 5 63,600, 25 24 49 1 50 60 68,600 और ये 1,000 होगा। फिर इसके ठीक सामने यही लिख दिया जाएगा 63,600, फिर 68,600 और ये 1,000। फिर इसे आप जोड़िए 25 4 29 और 30,400, ये यहाँ से यहाँ तक जोड़ के इसमें से घटा दीजिए। तो 25 4 29 30,400 घटा दीजिए तो बचेगा 33,200। फिर इसे आप जोड़िए 10 और 12 22 और 9 31 इसमें से घटा दीजिए। $37,600। इसको लिखा जाता है बाई बैलेंस CD, ऐसे लिखा जाता है। ये आपका कैश इन हैंड है और ये आपका कैश एट बैंक है। नोट कर लीजिए।